हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको प्रथम अफीम युद्ध के बारे में बता दिया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले उस वीडियो को देखें ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध। देखिए, द्वितीय अफीम युद्ध कब से कब लड़ा गया? 1856 से 1860 ईस्वी तक। 1856 से 1860 ईस्वी तक। तो चलिए समझते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के पृष्ठभूमि को। प्रथम अफीम युद्ध में ब्रिटेन ने चीन को पराजित किया और चीन में व्यापारिक अधिकार बना लिया। प्रथम अफीम युद्ध में क्या किया? ब्रिटेन ने चीन को हरा दिया और वहाँ अपना व्यापारिक अधिकार बना लिया। परंतु धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देश ने भी चीन के साथ संधि कर व्यापारिक सुविधा प्राप्त कर ली, जिस कारण ब्रिटेन चीन से और अधिक सुविधा प्राप्त करना चाहता था। जिस कारण ब्रिटेन ने अपनी मांगों को चीन के समक्ष रखा, परंतु चीन ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज समझ चुके थे कि बिना युद्ध के चीन से मांगे मनवाना आसान नहीं है। इस प्रकार द्वितीय अफीम युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई और युद्ध प्रारंभ हो गया। चूँकि हुआ क्या? प्रथम अफीम युद्ध में ब्रिटेन ने चीन को हरा दिया और चीन में अपना व्यापारिक अधिकार बना लिया, परंतु चीन की देखरेख में अन्य यूरोपीय देश ने भी क्या किया? चीन के साथ संधि कर व्यापारिक सुविधा प्राप्त कर ली, जिस कारण ब्रिटेन ने वो अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए चीन के समक्ष कुछ मांगे रखी, जिसे चीन ने क्या किया? ध्यान नहीं दिया। जिस कारण अंग्रेज समझ चुके थे कि चीन से मांगे मनवाने के लिए उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार क्या हुआ? द्वितीय अफीम युद्ध की परिस्थिति निर्मित हुई और युद्ध प्रारंभ हो गया। तो चलिए देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के कारण। द्वितीय अफीम युद्ध के कारण, पहला कारण क्या है? चीनी शासकों का भ्रम एवं अयोग्यता। प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात चीनी शासकों को भ्रम था कि वे विदेशियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, मतलब समर्थ हैं, परंतु मंचू शासक की योग्यता के कारण देश में भ्रष्टाचार, शोषण, भूखमरी तथा अफीम के तस्कर के बढ़ते प्रभाव के कारण देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। इस परिस्थिति का फायदा विदेशियों ने उठाया। चूँकि हुआ क्या? प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीनी शासक को लगा कि वे विदेशियों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, परंतु मंचू शासक की अयोग्यता के कारण क्या हुआ? देश में भूखमरी, शोषण, अफीम के तस्कर क्या बढ़ते गए हैं, जिसके कारण क्या हुआ? देश का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। इस परिस्थिति का फायदा विदेशियों ने उठाना चाहा। चलिए देखते हैं अफीम युद्ध का द्वितीय कारण। अफीम युद्ध का द्वितीय कारण नानकिंग की संधि से उत्पन्न असंतोष। चीनी लोग 1849 की नानकिंग की संधि को अपने लिए अपमानजनक संधि मानते थे। इस कारण चीनी वासियों के मन में विदेशियों के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी। चूँकि नानकिंग की संधि के तहत क्या किया? प्रथम अफीम युद्ध को रोक लिया गया, परंतु नानकिंग की संधि के तहत सिर्फ विदेशियों को फायदा हुआ था, अर्थात ब्रिटेन को फायदा हुआ था। चीन को इस संधि से किसी प्रकार कोई फायदा नहीं हुआ था, जिस कारण चीनी वासी नानकिंग की संधि को एक अपमानजनक संधि के रूप में मानते थे। इस कारण वे नानकिंग संधि का विरोध करते और विदेशियों के प्रति घृणा की भावना रखते हैं, जिस कारण क्या हुआ? दोनों के बीच मनमुटाव प्रारंभ हो गया। तो चलिए देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध का तीसरा कारण, चीनियों को बलात् मजदूर बनाना। चीन में व्यापक बेरोजगारी, कमा भूखमरी का लाभ उठाकर विदेशी लोग चीनियों को मजदूर के रूप में जबरन क्यूबा एवं पेरू भेजने लगे। जब मंचू सरकार ने इसका विरोध किया तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। चूँकि हुआ क्या? प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। चीन में बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई तथा भूखमरी भी पूरे देश में फैल गई। इसका लाभ विदेशियों ने उठाया और उसने क्या किया? चीनी वासियों को मजदूर बनाकर क्यूबा एवं पेरू भेजने लगे।
जब मंचू सरकार ने इसका विरोध किया तो मंचू सरकार और विदेशियों के बीच क्या संघर्ष उत्पन्न हो गया, जो द्वितीय अफिम का एक मुख्य कारण रहा। देखिए, द्वितीय अफिम का चौथा कारण क्या रहा? व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की इच्छा। ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमेरिका चीन में व्यापारिक सुविधा का विस्तार करना चाहते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका क्या करना चाहते थे? चीन में व्यापारिक सुविधा का विस्तार मतलब बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण उसने कुछ मांग रखी हो। उनकी मांग थी क्या? पहला, चीन के आंतरिक भागों में प्रवेश की सुविधा दिया जाए। इन देशों का मांग था कि उन्हें चीन के आंतरिक भागों में क्या प्रवेश का अनुमति मिल जाए। दूसरा क्या था? पीकिंग में राजदूत रखने की सुविधा मिल जाए। पीकिंग एक व्यापारिक क्षेत्र था, वहाँ क्या राजदूत रखने की सुविधा मिल जाए। और तीसरा, शुल्क दर समाप्त की जाए। इन मांगों को ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड बेटिंग ने चीन के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु चीनी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण इन मांगों को मनवाने का एकमात्र रास्ता युद्ध ही था। क्योंकि इन मांगों को ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड बेटिंग ने चीन के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु चीन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण ये देश समझ चुके थे कि चीन से इन मांगों को मनवाने के लिए उनके साथ युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि वे सीधा साधी मानने वाला नहीं है। इस कारण द्वितीय अफीम युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना आरंभ हो गया। तो चलिए देखते हैं पांचवा कारण, लाचो एरो जहाज की घटना। लाचो एरो जहाज की घटना द्वितीय अफीम युद्ध का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। लाचो एरो जहाज की जो घटना है ना, वह द्वितीय अफीम युद्ध का तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। लाचो एरो जहाज का मालिक एक चीनी था। लाचो एरो जहाज का जो मालिक था ना, वो एक चीनी था, परंतु इसका कप्तान एक अंग्रेज था। उसने जहाज पर एक अंग्रेजी झंडा फहराया। उसने क्या किया? जहाज पर एक अंग्रेजी झंडा फहराया। चीनी अधिकारी जल्द वो लुटेराओं को पकड़ना चाहते थे। चीनी जो अधिकारी थे ना, वो जल के लुटेराओं को क्या पकड़ना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने जहाज़ की तलाशी ली एवं उसने 12 चालकों को बंदी बना लिया। चीनी अधिकारी ने क्या किया? जहाज़ की तलाशी लिया और अंग्रेज के 12 चालकों को बंदी बना लिया। जिसके बाद ब्रिटिश वाणिज्य दूत ने चीन के समक्ष 2 मांगे रखी। पहला क्या? 12 जहाज चालकों को मुक्त कर दिया जाए, तो दूसरा, इस घटना के लिए चीन माफ़ी मांगे। चूँकि चीन ने क्या किया था? 12 चालकों को क्या बंदी बनाकर रख लिया था, जिस कारण ब्रिटिश राजदूत ने चीन के समक्ष 2 मांगे रखी। पहला, 12 जहाज चालकों को मुक्त किया जाए और इस घटना के लिए चीन माफ़ी मांगे। और उसने चीन से कहा, यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे तो हमें आपसे युद्ध करना पड़ेगा। चीनी शासक ने जहाज चालकों को तो मुक्त कर दिया, परंतु माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर अंग्रेजों ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय अफीम युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार हमने द्वितीय अफीम युद्ध के 5 कारणों को देखा। तो अब चले देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम। तो चले देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम अथवा तिनर्सिन की संधि। अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 तक चला। इस प्रकार 4 वर्ष की अवधि के बाद द्वितीय अफीम युद्ध को तिनर्सिन की संधि के माध्यम से तिनर्सिन की संधि कर रोक दिया गया। तो चलिए देखते हैं तिनर्सिन की संधि अथवा द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम। देखिए, तिनर्सिन की संधि कब हुआ? जून 1858 ईस्वी को। तिनर्सिन की संधि कब हुआ? जून 1858 ईस्वी को। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। 11 नवीन बंदरगाह चीन ने विदेशियों के व्यापार एवं निवास के लिए खोल दिया। तिनर्सिन की संधि के तहत चीन ने क्या किया? 11 नया बंदरगाह विदेशियों के व्यापार एवं निवास के लिए खोल दिया गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या, यांगत्से नदी में विदेशी जहाज को व्यापार करने की अनुमति दी गई। यांगत्से नदी में क्या किया गया? विदेशी जहाज़ों को व्यापार करने की अनुमति दी गई। तीसरा पॉइंट, विदेशियों को पीकिंग में राजदूत रखने की सुविधा दी गई। तिनर्सिन की संधि के तहत
विदेशियों को पीकिंग में राजदूत रखने की सुविधा दी गई। चौथा पॉइंट क्या है? चीन के आंतरिक भागों में विदेशियों को व्यापार करने की छूट दी। टिनसन की संधि के तहत चीन के आंतरिक भागों में विदेशियों को व्यापार करने की छूट दी गई। चलिए अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है? ईसाई मिशनरी को चीन में धर्म प्रचार की सुविधा दी गई। ईसाई मिशनरियों को चीन में धर्म प्रचार की सुविधा दी गई तथा उनके सुरक्षा का दायित्व चीन ने ले लिया। टिनसन की संधि के तहत कहा गया कि ईसाई मिशनरी क्या चीन में अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं तथा उनकी रक्षा का दायित्व चीन उठाएगा। छठा पॉइंट, चीन ने 40 लाख टाइल इंग्लैंड को एवं 20 लाख टाइल फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में देना। टाइल क्या है? चीन का राष्ट्रीय मुद्रा है। चीन ने टिनसन की संधि के तहत 40 लाख टाइल इंग्लैंड को एवं 20 लाख टाइल फ्रांस को क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। सातवां पॉइंट क्या है? चीन ने अफीम व्यापार को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी, अर्थात अफीम का व्यापार करना आप गैर कानूनी नहीं है, यानी कोई भी कर सकता है क्योंकि अफीम की कानूनी मान्यता दी गई। तो चलिए देखते हैं आप पीकिंग की संधि। देखिए पीकिंग की संधि कब हुआ? अप्रैल 1860 ईस्वी को। पीकिंग की संधि कब हुआ? अप्रैल 1860 ईस्वी को। पीकिंग सरकार ने टिनसन की संधि को स्वीकार नहीं किया, जिस कारण युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। इसी युद्ध को रोकने के लिए सरकार को क्या पीकिंग की संधि करनी पड़ी। पीकिंग, तो चलिए देखते हैं पीकिंग की संधि के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया। पहला, इस संधि द्वारा टिनसन संधि के शर्तों को मान्यता दी, अर्थात पीकिंग की संधि द्वारा टिनसन संधि में जितने भी शर्त रखे गए थे उनको क्या मान्यता दी गई। पीकिंग में ब्रिटिश को अस्थायी निवास की सुविधा दी गई तथा पीकिंग क्षेत्र में क्या विदेशी को अस्थायी निवास की सुविधा दी गई। वे पीकिंग में अस्थायी रूप से रह सकते हैं, इसकी सुविधा पीकिंग की संधि के तहत विदेशियों को ब्रिटिश को दी गई। तीसरा, चीनी मजदूर को विदेश भेजा जाना वैध घोषित कर दिया गया। चीनी मजदूर अब विदेश। चौथा कारण, टिनसन क्षेत्र को व्यापार के लिए खोल दिया गया। आज जो टिनसन का क्षेत्र था ना, उसे पीकिंग की संधि द्वारा व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो इस प्रकार हमने पहले टिनसन की संधि देखा, उसके बाद पीकिंग की संधि देखा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान से जुड़े सभी वीडियो को विस्तार से पढ़ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।